यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत से स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मैसेज भेज रहे थे कि सर ऑब्जेक्ट पर वीडियो कब बनाएंगे, तो आज मैंने द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ वो प्रोसेस से बनाया हूँ। सबसे पहले मैंने द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया। क्योंकि जब कोई सेंटेंस बोलता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया, इसके बाद वर्ब पे वीडियो बनाया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पर वीडियो बनाया। अब आज हम ऑब्जेक्ट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा तो शायद और वीडियो में ना मिला हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे तो आपका बहुत सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा और आपकी इंग्लिश अच्छा इम्प्रूव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आए हम क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखें शॉर्ट फॉर्म। S for subject, V for verb, C for complement, O for object, WO for without object, OW other words, AV auxiliary verb, MAV modal auxiliary verb, MV main verb, TV transitive verb, NTV intransitive verb, S singular, P for plural। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ताकि यहाँ हम पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दिया हूँ। अब देखें यहाँ पर द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट OW फॉर अदर वर्ड्स। अब इसे हम 3 स्ट्रक्चर में अलग अलग किए हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। तो कॉम्प्लीमेंट पर इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे, इससे आपका जितने भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं 1-2 सेंटेंस यहां पर दे देता हूं। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस विदाउट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखें कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। तो आपको पहले सब्जेक्ट पर जो वीडियो बनाए हैं उसमें क्या था, तो देखें सबसे पहले आप जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें तो एक सब्जेक्ट ले। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, जो मन में आए वही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे आई। अब हमें किस टेंस में जाना है वो बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट में जाएं, पास्ट में जाएं, फ्यूचर में जाएं। चलो प्रेजेंट में चलते हैं। तो ये आई एम। फिर एम के बाद क्या समझाए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है,
कॉम्प्लीमेंट, तो आई एम अ टीचर। अब ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इसके बाद हम अदर वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं, इन द कोचिंग। अब ये इन द कोचिंग, ये कुछ वर्ड्स का ग्रुप है और ये अदर वर्ड्स का कार्य कर रहा है, अदर वर्ड्स। तो हम देखें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक नाउन वर्ड आया जो कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। तो ये इस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस है। इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट पर बहुत से सेंटेंस हम बनाए हैं, उसको अवश्य देखेंगे। ये एक सेंटेंस दिए हैं अभी समझने के लिए, आगे हम लोग मेन वर्ब पर समझें। देखिए मेन वर्ब के नीचे टीवी लिखा है, टीवी फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके नीचे फिर लिखा है मेन वर्ब, उसका है इन टीवी यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है? तो देखें, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो आए हम सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। जैसे ही रोट अ लेटर। अब यहां देखें अ लेटर आया। अ लेटर क्या है? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब का फल इस लेटर पर पड़ता है। जैसे उसने लिखा, तो उसने क्या लिखा? एक लेटर लिखा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आप देखेंगे बहुत से वीडियो में जो कुछ लोग पढ़ाते हैं, वास्तविक में व्हाट और whom, इससे क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा दूं, मेन वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन है या थिंग है, तो पर्सन है या थिंग है, दोनों ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और पर्सन और थिंग के अलावे अगर कोई दूसरा वर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। पहचानने का एकमात्र तरीका है, जैसे यहां अ लेटर है, लेटर क्या होता है? एक थिंग में है। तो इसी तरह से अब जैसे मैंने कहा जे आई सॉ हिम, अब यहां क्या है? हिम। हिम प्रोनाउन है, लेकिन किसका प्रोनाउन है? पर्सन का ही। तो इससे पता चलता है कि ये पर्सन है, इसलिए यह एक ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट से और whom से भी पता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ध्यान देंगे कि जिस मेन वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन आ जाए, पर्सन में एनिमल्स भी आता है, पर्सन आ जाए या कोई थिंग आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो अदर वर्ड्स का कार्य करता है। हम दूसरे सेंटेंस में इसे समझें। जैसे द चिल्ड्रेन
आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखें, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां देखें, प्लेइंग मेन वर्ब है, प्लेइंग, तो बच्चे खेल रहे हैं। प्लेइंग के बाद आया इन द फील्ड, तो इन द फील्ड, क्योंकि प्लेइंग के जस्ट बाद क्या आता है, इन आता है, तो इन न तो पर्सन में आता है और न थिंग में आता है, इसलिए यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको हम फ्रेज कहते हैं, तो ये अदर वर्ड का कार्य कर रहा है। तो ये अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है टीवी, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड्स होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब इससे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चले कि कभी कभी मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग से रिलेटेड होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आए हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे देखें, माय फादर gave me money। अब यहां देखिए, माय फादर गैव मी मनी, तो इस गैव के बाद मी आया जो पर्सन से रिलेटेड है। तो ऐसे जो वर्ड है किससे, पर्सन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मनी को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो पर्सन से रिलेटेड हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग से रिलेटेड हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे अब इसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखें, दे वर इन द पार्क। अब यहां देखें, दे वर इन द पार्क, तो दे वर इन द पार्क, इसमें क्या मेन वर्ब है, नो, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो इन द पार्क आया वो क्या कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से a boy was drinking milk in the glass। देखें, a boy was drinking milk in the glass। एक लड़का
अब इसको हिंदी मीनिंग आउट करना बहुत आसान है। एक लड़का वाज ड्रिंकिंग, पी रहा था, एक लड़का पी रहा था मिल्क। तो मिल्क क्या है? एक थिंग है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? इन द ग्लास, किसमें पी रहा था? ग्लास में। तो यहां इन से स्टार्ट हुआ, इन द ग्लास, इसलिए ये हो गया अदर वर्ड्स। क्योंकि प्लेस, ऑब्जेक्ट का अपना प्लेस होता है, कॉम्प्लीमेंट का अपना प्लेस होता है, अदर वर्ड्स का अपना प्लेस होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने सबका प्लेस अलग अलग समझाया है अपनी वीडियो में, ताकि किसी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कभी कभी जैसे हम कहते हैं सी शैंग, बस इसके आगे हम कोई वर्ड नहीं दिए। तो अब यहां पर क्या सैंग क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो इसमें आपको दो चीजें सीखने को मिला, एक तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सीखने को मिला, दूसरा कॉम्प्लीमेंट भी सीखने को मिला, तीसरा ऑब्जेक्ट भी सीखने को मिला। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने समझाया कि पर्सन हो या थिंग हो, वहां पर मी भी आ सकता है, अस भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, ऐसा पर्सन से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्ट में आता है, और कोई भी थिंग आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावे जो भी कोई वर्ड आएगा उसे हम अदर वर्ड्स कहेंगे। ओके, अब और एक दो हम सेंटेंस लेते हैं, देखें। जैसे I offered him a cup of tea। वैसे I offered him a cup of tea, अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट आया है, him a cup of tea। मैंने उसे चाय का ऑफर किया। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आसानी से पहचान जाएंगे, जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थिंग से रिलेटेड होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी ये चेंज भी हो सकता, ये पहले भी आ सकता है और ये बाद में आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पे टू और फॉर का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? टू या फॉर का। अब जैसे I offered a cup of tea I offered a cup of tea to him। अब यहां पर हमें टू लगाना पड़ा, टू हिम। मैंने उसे
1 कप चाय का ऑफर किया, प्रस्ताव रखा। इसी तरह से हर मदर gave a gift for her daughter. तो उसकी मां अपने लड़की के लिए एक गिफ्ट दिया, या अपने लड़की को एक गिफ्ट दिया। तो यहां पर टू सुटेबल होगा, लेकिन फॉर भी लगते हैं। तो इस तरह से आपको जो डबल ऑब्जेक्ट होता है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आपको हो तो कमेंट के थ्रू आप मुझे अवश्य मैसेज देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमें मैसेज देते हैं। बहुत अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ाया है ठीक है। मैंने कोचिंग में काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे तो अभी कुछ दिनों से पढ़ाना शुरुआत किया हूं, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक कहीं कहीं हो सकता है। इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा अगर हो तो। नहीं तो हमारी जो भी पढ़ाया गया है, जो भी वीडियो बनाया गया है, नेचुरल तरीके से और अच्छी तरह से समझाया हूँ ताकि आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो। ओके, थैंक यू।